नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की तीसरी वीडियो है। अभी तक 2 वीडियो और हिस्टोपैथोलॉजी की हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज के बारे में चर्चा कर ली थी, जो भी हिस्टोपैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। हिस्टोपैथोलॉजी की एक और इम्पोर्टेंट क्लास हम करेंगे, एमसीक्यूज की चौथी क्लास। उसके बाद हम सीधा ब्लड बैंक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, पिछले पेपरों में देखा गया है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तक ब्लड बैंक से बने हुए हैं और ब्लड बैंक से पूछे गए हैं। तो उससे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं ब्लड बैंक से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हिस्टोपैथोलॉजी के इस क्लास को हम आज देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रिस्क्रिप्शन लेसन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के विकास के लिए एक सामान्य अग्रदूत घाव है? पहला इसमें ऑप्शन है हाइपरप्लास्टिक पोलियस, दूसरा है टिब्यूलर एडिनोमा, तीसरा है इन्फ्लामेटरी बॉल्स डिजीज एंड चौथा है बिलस एडिनोमा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टिब्यूलर एडिनोमा। टिब्यूलर एडिनोमा क्या होता है? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के विकास के लिए एक सामान्य अग्रदूत होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेनिंग मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फंगल इन्फेक्शन इन टिश्यू, यानी ऊतक में फंगल संक्रमण की पहचान करने के लिए किस अभिरंजक विधि का उपयोग किया जाता है? जिम्सा स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्निफ पास स्टेन, यानी जिसको पास को फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिड स्निफ स्टेन, तीसरा है ग्राम स्टेन, चौथा है जिल्स निल्सन स्टेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीरियोडिक एसिड स्निफ, यानी पास स्टेन का यूज किया जाता है ऊतक में फंगल संक्रमण की पहचान के लिए। टिश्यू में फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण है, उसके लिए अगर स्टेनिंग की जाती है तो उसके लिए कौन सी स्टेनिंग की जाती है? पास स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पिगमेंट डिपॉजिट्स इन टिश्यू ड्यूरिंग हीमोसाइड्रोसिस, यानी हीमोसाइड्रोसिस के दौरान ऊतकों में जमा होने वाले वर्णक का नाम क्या है? हीमोसाइड्रोसिस के दौरान पहला है बिलिरुबिन, दूसरा है लाइपोफ्यूजिन, तीसरा है हीमोसाइड्रिन, चौथा है मिलेनिन। हीमोसाइड्रोसिस के दौरान ऊतकों में कौन सा वर्णक जमा होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीमोसाइड्रिन। हीमोसाइड्रिन जो है वो ऊतकों में हीमोसाइड्रोसिस के दौरान जमा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्यूमर आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिकाओं के लिए किस प्रकार के ट्यूमर उत्पन्न होते हैं? हिमोजिनोमास, दूसरा है लाइपोमास, तीसरा है सचनोमास एंड चौथा है लियोम्योमास। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोजियोमास। हीमोजियोमास जो क्या होता है? रक्त वाहिकाओं में ट्यूमर उत्पन्न होते हैं, रक्त वाहिकाओं में ब्लड वेसल्स में ट्यूमर उत्पन्न होते हैं, उनका क्या नाम होता है? हीमोजियोमास। अगला क्वेश्चन है, विच हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद लंग फाइब्रोसिस, यानी कौन सी हिस्टोपैथोलॉजिकल विशेषता फेफड़े फाइब्रोसिस से सबसे अधिक संबंधित है? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल, एबनॉर्मल कोलेजन डिपॉजिट्स इन एल्वियोलर वॉल्स, तीसरा है नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू, चौथा है हाइपरप्लाजिया ऑफ एपिथेलियल सेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एबनॉर्मल कोलेजन डिपोजिशन इन एल्वियोलर वॉल्स। ये कहाँ होता है? फेफड़ों के फाइब्रोसिस में सबसे अधिक संबंधित होता है, एबनॉर्मल कोलेजन डिपॉजिट्स इन एल्वियोलर वॉल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ड्यू टू क्रॉनिक इनफिल्ट्रेशन, यानी दीर्घकालिक जलन के कारण असामान्य ऊतक के निर्माण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? दीर्घकालिक जलन के कारण असामान्य ऊतक का निर्माण हो जाता है, उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है डायस्प्लाजिया, दूसरा ऑप्शन है मेटाप्लाजिया, तीसरा है हाइपरप्लाजिया और चौथा है नियोप्लाजिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, निम्नलिखित में से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की विशिष्ट विशेषता क्या है? कौन सी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की विशिष्ट विशेषता है? प्रोडक्शन ऑफ क्रेटिन पियर्स, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन, तीसरा है ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन, चौथा है एबनॉर्मल मेलेनिन प्रोडक्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ क्रेटिन पियर्स। ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ लंग्स एब्सेसिस, दीर्घकालिक जलन के कारण असामान्य ऊतक के निर्माण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, तीसरा है फंगल इन्फेक्शन और चौथा है ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो द राइट आंसर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन कोलेजन इन टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, यानी उस एंजाइम का नाम क्या है जो सूजन के दौरान ऊतकों में कोलेजन को तोड़ता है? पहला ऑप्शन है हाई एल्यूरोनाइडेस, दूसरा है कोलेजनेस, तीसरा है एलेक्टेज एंड चौथा है लाइसोजाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलेजनेस इज द राइट आंसर। ये क्या करता है? ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो सूजन के दौरान ऊतकों में कोलेजन को तोड़ने का काम करता है, कोलेजनेस। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एक्सेसिव सैक्रिंग ऑफ टिश्यू फॉलोइंग इंजरी, यानी चोट के बाद ऊतकों पर अत्यधिक निशान पड़ने के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? पहला फाइब्रोसिस, दूसरा एट्रोपाई, तीसरा है हाइपरप्लाजिया और चौथा है रीजनरेशन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, फाइब्रोसिस। चोट के बाद ऊतकों पर निशान बन जाते हैं, उनको फाइब्रोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सेल्यूलर हाइपरट्रॉफी, कोशिकीय अतिवृद्धि का प्राथमिक कारण, कोशिकीय अतिवृद्धि का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ डिमांड ऑन द ऑर्गन, दूसरा है जेनेटिक म्यूटेशंस, तीसरा है वायरल इन्फेक्शन, चौथा है एपेप्टोसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ डिमांड ऑन द ऑर्गन, इंक्रीज्ड वर्कलोड और डिमांड ऑन द ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी की प्राथमिक विशेषता क्या है? लिम्फेडेनोपैथी, स्वेलिंग ऑन द लिम्फ नोड्स, दूसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्प्लीन, तीसरा है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो और चौथा है इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, यानी लिम्फेडेनोपैथी में क्या होता है? सबसे पहले लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक सूजन में प्रमुख कोशिका प्रकार क्या है? न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है इओसिनोफिल, चौथा है मास्ट सेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। क्रोनिक सूजन की प्रमुख कोशिका प्रकार क्या होता है? लिम्फोसाइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिनिंग ट्यूमर, निम्नलिखित में से कौन सा सौम्य ट्यूमर का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लाइपोमा, ऑप्शन बी है मेलेनोमा, ऑप्शन सी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी है सारकोमा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइपोमा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा अंडर द माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एडिनोकार्सिनोमा कैसा दिखता है? एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, दूसरा है हाई सेल्यूलर फिलोमॉर्फिक एंड एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ केराटिन पियर्स एंड इंट्रासेल्यूलर ब्रेजेस, चौथा है ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन विद मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
What type of tissue is usually affected by rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis से आमतौर पर किस प्रकार के ऊतक जो है प्रभावित होते हैं? किससे होते हैं? आर्थराइटिस, rheumatoid arthritis से। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू या नर्व्स टिश्यू? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो rheumatoid arthritis, rheumatoid गठिया से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म ऑफ सार्कोमा? किस प्रकार के कैंसर से सार्कोमा बनने की सबसे अधिक संभावना होती है? बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू से, ब्लड सेल से, एपिथेलियल टिश्यू से, न्यूरल टिश्यू से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू से क्या बनने की संभावना होती है? सार्कोमा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स इज इंडिकेटिव ऑफ फिलोमॉर्फिक एडिनोमा? कौन सी ऊतक वैज्ञानिक विशेषता फिलोमॉर्फिक एडिनोमा का संकेत देती है? ऑप्शन ए, मिक्स्ड ग्लैंड्यूलर एंड स्ट्रोमल एलिमेंट्स। ऑप्शन बी, लार्ज एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। ऑप्शन सी, एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स। एंड ऑप्शन डी, हाई नंबर ऑफ lymphocytes. So the right answer is option A, mixed granular and stromal elements. अगला क्वेश्चन है, which of the following is true about autoimmune disease? यानी स्वप्रतिरक्षी रोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वप्रतिरक्षी रोग, they are characterized by the immune system attacking the body own cells। दूसरा है, they only affect the skin। तीसरा है, दे आर ऑलवेज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। और चौथा है, दे रिजल्ट फ्रॉम अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम अटैकिंग द बॉडीज इम्यून